नमस्कार, फॉर्मूला गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और फॉर्मूला गुरु में हर बार की तरह हम एक नई थीम के साथ आए हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो ना सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार बढ़ता रहे। और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शेयरों की जिनको बिना बेचे भी आपको नियमित अंतराल पर एफडी की तर्ज पर पैसे मिलते रहें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की और ऐसे शेयर चुनने का फॉर्मूला भी हमारे एक्सपर्ट पे से समझेंगे और साथ ही देंगे आपके शेयरों से जुड़े हुए सवाल जो कि बड़ी संख्या में आप हमें भेजते हैं। लेकिन सबसे पहले उन 5 बड़े सवालों पर नजर डालते हैं जिनके जवाब आज हम फॉर्मूला गुरु में तलाशेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही कि क्या शेयर बाजार में बिना शेयर बेचे भी हो सकती है नियमित कमाई। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा और कौन कौन से वो विकल्प हैं इस पर हम आज के एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को चुने कैसे। जी हाँ, लाभांश देने वाली जो कंपनियां होती हैं उनको अगर चुनना हो तो वो क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिनके आधार पर हमको इन कंपनियों को सेलेक्ट करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि मान लीजिए कि कंपनी हमने चुन ली लेकिन वो शेयर डिविडेंड भी दे रहा है लेकिन वो शेयर चल ही नहीं रहा है, तो क्या ऐसे शेयर में बने रहना चाहिए, उसे अपने पोर्टफोलियो में कितने समय तक बर्दाश्त करना चाहिए, क्या स्विच करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसको जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे कि सिर्फ क्या डिविडेंड पे नजर रखनी चाहिए या फिर शेयर की चाल, शेयर की किस तरीके के रिटर्न हो रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, डिविडेंड के अलावा कंपनी के और किन आंकड़ों पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन और भी क्या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन पर की नज़र आपको रखनी चाहिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक रख रहे हैं तो इस पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अपने कुल पोर्टफोलियो में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कितने फीसद रखें, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए हैं तो कितने फीसद जो है उसमें निवेश आपका ऐसे शेयरों में होना चाहिए जो कि आपको डिविडेंड देते रहें। और इस सेगमेंट के आखिर में वो हमने सवाल में शामिल नहीं किया है, आज के हमारे एक्सपर्ट से ये भी पूछेंगे कि उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं। और अब वक्त हो गया है आपको रूबरू कराने का हमारे आज के फॉर्मूला गुरु से। जी हाँ, आज के हमारे फॉर्मूला गुरु हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो 5 प्रश्न अभी हमने रखे हैं और एक एक करके आपसे जानेंगे कि आखिर में उसके उत्तर आप क्या देते हैं और कैसे बिना शेयर बेचे भी लोग कमाई कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करें, आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें रवि जी। तो उससे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि बाजार की दिशा जो है वो आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले दिनों में, खासतौर से छोटी अवधि में किस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा बाजार की चाल कैसी रही है वो जरा हम अपने दर्शकों को फटाफट दिखा दें कि थोड़ी सी सुस्ती लगातार बाजार चलने के बाद इस हफ्ते देखने को मिली है। करीब 1% के आसपास हमने देखा कि जो है निफ्टी एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे। आप देखिए, एक सीमित दायरा था जिसमें बाजार काम करता हुआ दिखाई दिया है इस पूरे हफ्ते के दौरान और करीब 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सेंसेक्स में भी आधे फीसद के आसपास के नेगेटिव रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रवार को हमने देखा कि थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी जिसका कि असर देखने को मिला है बाजार की गिरावट में। हालांकि इस पूरे हफ्ते बाजार ने जो पिछले हफ्ते नई ऊंचाइयां छुई थी उसके बाद से थोड़ा बाजार कंसोलिडेशन के दौर में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक लेकिन अभी भी यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि वो लगातार बनी हुई है और यहाँ पर तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस हफ्ते भी सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। आपकी सलाह सर, बाजार पे किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार को आप? देखिए विपुल जी, इस समय मार्केट ऐसी जगह पे है कि आपका जो ये प्रोग्राम है वो उनके लिए एक वेंटिलेटर का काम करेगा और हेल्प करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में वो चमक बनी रहे। क्योंकि देखिए इस समय मार्केट की वोलेटिलिटी हाई है, मार्केट हाई पे है और इंटरेस्ट रेट का सिलसिला दौर चल रहा है यहाँ पर बढ़ने का। और ऐसे समय पर रिस्क जनरेट हो जाता है कि मार्केट में यहाँ पर एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है और करेक्शन अगर 5 से 8% आता है तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज होता है। तो अभी के जो हालात बनते हुए जा रहे हैं इसमें अगर निफ्टी के पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी वापस से एक बार 18,000 और 17,900 के लेवल इस तरह से दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो स्ट्रेंथ तो रहेगी लेकिन
थोड़ा सा करेक्शन, 5 से 600 पॉइंट का करेक्शन, यानी कि 42,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा और लोगों का डर बन जाएगा। तो मुझे लगता है शायद आपका ये प्रोग्राम और आप जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक की आज चर्चा करने वाले, ये उन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आज कौन सा स्टॉक चूज करना है जो आपको रिस्क से बचा सके और रिस्क बचाने के साथ ही यहाँ पर रिटर्न भी दे सके। चलिए, तो बाजार में थोड़ी सी चिंताएं हैं। जिस तरीके से बाजार अपनी ऊंचाई पर है, तो मानना ये है रवि जी का कि यहाँ पर 18,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, 17,900 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बाजार भले ही थोड़ा सा रिस्की लग रहा हो, ऊंचाई पर है, लेकिन आज की जो हमारी थीम है वो आपको ये रिस्क प्रूफ एक तरीके से जैकेट लेकर के आई है, जिससे कि आप इस गिरते बाजार में भी आपको जो है बड़ा नुकसान ना हो, आपको नुकसान ना हो। तो शुरू करते हैं आज की थीम पे। और चूंकि ये थीम का सिलसिला भी आपको शायद रवि जी याद हो कि जब हमने ये शुरुआत आगाज़ की थी तो वो भी आपके साथ ही हुई थी, और उसके बाद से बहुत दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है और हर हफ्ते हम एक थीम के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की पहला जो प्रश्न है मेरा वो यही है कि क्या शेयर बाजार में बिना शेयर बेचे भी हो सकती है नियमित कमाई? जी हाँ, अब तक आप ये तो समझ में आ गया होगा आप सभी दर्शकों को कि हम डिविडेंड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, और ये बात हम क्यों कर रहे हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ एक जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं उनके प्रदर्शन को भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह के डिविडेंड ईयरली देखने को मिले हैं और किस तरह के रिटर्न एफडी, बैंक एफडी दे रही है। यानी बैंक एफडी की तर्ज पे क्या शेयर बाजार से रिटर्न मिल सकते हैं। ये वो शेयर हैं, आप देखिए इनकी डिविडेंड यील्ड देखिए आप, एनएमडीसी की जो है किस तरह की डील है, 12.25% के आसपास। आरईसी, हालांकि इसमें ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो पीएसयू स्टॉक्स ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहे हैं। एमओआईएल करीब 7%, एरकॉन में हम देख रहे हैं 6.25%, पावर ग्रिड 7% से ऊपर है, कोल इंडिया में 9.3 की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। और साल में रिटर्न की बात करें तो कुछ एक शेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने 10%, 15%, 30%, इवन कोल इंडिया ने 56% तक का रिटर्न दिया, एनएमडीसी 20%, आरईसी 12%। हालांकि एमओआईएल ने यहाँ पे डिविडेंड यील्ड तो है 7% के आसपास की, लेकिन रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब इस तरह की डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल रही है 12%, 7%, 8%, और आपको रिटर्न सालाना बैंक की एफडी पे कितना मिल रहा है? सालाना रिटर्न मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6.25%, बैंक ऑफ इंडिया में करीब 6.25%, आईडीबीआई बैंक में 6.25%, पीएनबी में 6.25%। सीनियर सिटीजन को अगर थोड़ा सा जो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की ज़्यादा ब्याज मिलते हैं, वहाँ पर भी रिटर्न 7% से नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपको नियमित रूप से सुरक्षित रिटर्न भी देंगे और आपको इसके लिए अपने शेयर को बेचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस पर बातचीत करते हैं। आप पहले प्रश्न का उत्तर रवि जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए विपुल जी, दो तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छे प्रॉफिट कमाने का। एक तो आपने बिल्कुल इक्विटी में आप निवेश करके आप होल्ड करके पोजीशन चल सकते हैं। जो सतर्क और चालाक इन्वेस्टर होते हैं वो कोशिश करते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। तो आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आप बिना शेयर बेचे ही आप उससे एफडी से कहीं ज्यादा, जो आपने अभी ग्राफिक्स दिखाया आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, जिन स्टॉक्स की आपने अभी स्लाइड दिखाई थी उनका एवरेज जो यहाँ पर यील्ड है वो अगर देखते हैं तो करीब 8 से 12 और 14% तक है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में आप निवेश करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। साथ ही एक और तरीका है जो खासतौर से हमारी ट्रेडर कम्युनिटी यूज करती है, जो कि किसी भी स्टॉक को खरीदती है जो फ्यूचर में लिस्टेड होता है उसके बराबर की क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए जैसे आपने एसबीआई 1500 क्वांटिटी खरीदी है और इस समय एसबीआई 600 रुपए चल रहा है, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 650 की कॉल हर महीने बेचते रहते हैं और स्टॉक भी बढ़ता है और कॉल का भी प्रॉफिट आता है। लेकिन ये उनके लिए है जो डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं। बाकी अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, छुट्टियों में घूमना चाहते हैं और एफडी के जैसा रिटर्न भी चाहते हैं, एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक आपके लिए ज्यादा अच्छी चॉइस है। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल जो तमाम हमारे दर्शक होंगे उनके मन में चल रहा होगा कि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते क्या हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, चुने कैसे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ये मान के चलते हैं जो हमारे दर्शक हैं वो पहली बार शेयर बाजार में उतर रहे हैं और बड़ी संख्या में डीमैट अकाउंट खुल भी रहे हैं। तो जरा इसको अगर आप विस्तार पूर्वक समझा सकें कि इनको चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए आपने डीमैट अकाउंट की चर्चा की तो मैं एक नंबर जरूर यहाँ पे देना चाहूंगा। 29 करोड़ डीमैट अकाउंट अब तक खुल चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लोगों के अंदर चाव कितना बढ़ा है और जागरूकता कितनी बढ़ी। दूसरी तरफ है, अब आपका जो मेन मुद्दा है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक लेना कैसे चाहिए। देखिए कंपनियां दो तरीके से काम करती है। पहला तरीका होता है जिसमें कि कंपनियां डिविडेंड
जो है वो डिवाइड कर देती है अपने इन्वेस्टर के साथ में और डिविडेंड पे कर देती है। एक तरीका है जिसमें कि कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं और उसको अपनी पास रख के उससे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ाती है। तो आपके पास चॉइस ये होती है कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ज्यादातर आपको पीएसयूज की मिलती हैं, क्योंकि उनमें सेफ्टी ज्यादा होती है। बहुत सी ऐसी कंपनीज, जिन कंपनीज के आप नाम ले रहे हैं उनको देखें तो 10 साल, 15 साल और 20 साल तक ये कंपनी अभी तक चल रही है और एक जड़ काफी स्ट्रांग है। तो अब ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी हर साल कितना डिविडेंड दे रही है, उसका टोटल कर लीजिए। और हिस्टोरिकल डेटा सब जगह अवेलेबल, आप गूगल करेंगे, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स डालेंगे तो आपको हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा। अब आपको करना, इस बात का ध्यान रखना है, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, कंपनी डिविडेंड दे रही है लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि पैट बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड तो दे रही है लेकिन प्रॉफिट गिरता जा रहा है। तो अगर ऐसे स्टॉक्स को लेंगे तो वो आगे आपको रिस्क दे सकती है। तो हमेशा चूज करते समय दो ही चीजों का पॉइंट यहां पर रखिए कि हिस्टोरिकल डिविडेंड जिसने दिया हो और पैट ग्रोथ यानी प्रॉफिट उस कंपनी का नॉर्मल रहा हो, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आप अग्रेसिव तरीके से यहां पर रिटर्न भी पाएंगे और सेफ भी रहेंगे। चलिए, अब आपके पसंदीदा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कौन से हैं ये तो हम इस थीम के समाप्ति पर आपसे पूछेंगे, लेकिन इन दो चीज़ों को हमारे दर्शकों को ध्यान में रखना होगा। पहला ये कि ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, तमाम जगहों पर, वेबसाइट्स पर जो तमाम डेटा अवेलेबल है, प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके की कंपनी की देखने को मिल रही है, आगे चल करके वो वाकई में इसी तरह के डिविडेंड देती रहेगी। पिछला रिकॉर्ड ये बताता है कि अभी तो दे देगी, लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो उससे आपको ये पता लगा कि आगे भी आपको नियमित रूप से इस तरह के डिविडेंड मिलते रहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी, जैसे अभी हम MIL के का उदाहरण देख रहे थे कि डिविडेंड तो वहाँ हम देख रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड जो है वो करीब 6.75% के आसपास की है, स्टॉक नहीं चल रहा हो, तो क्या इसको रिव्यू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, या फिर एक बार ले लिया है तो उसे छोड़ ही देना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मान लीजिए स्टॉक के रिटर्न नहीं आ रहे, स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, हालांकि डिविडेंड जो है वो कंपनी दे रही है, तो इसमें क्या रिव्यू करने की जरूरत है क्या? देखिए विपुल जी, इसमें आपने जो बात बोली है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि आपको पोर्टफोलियो समय समय पर रिव्यू अगर आप करते हैं तो जिस पोर्टफोलियो में आपको 5% का रिटर्न मिल रहा हो उसमें आपको 25% के रिटर्न मिल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी लोग निवेश करते हैं और ट्रैक रखते हैं तो उनमें सही टाइम पे सही डिसीजंस ले लेते हैं, और इसकी वजह से, यानी कि आप कोई भी जो काम करते हैं, काम मेहनत कर रहे हैं एक अलग चीज है, उसकी रिजल्ट आना एक अलग चीज है। तो आप कोशिश ये करिए कि जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाइए उसको रिव्यू समय समय पर जरूर करिए, चाहे आप मंथली करिए, क्वार्टरली करिए या ईयरली जरूर करिए। अब दूसरा सवाल होता है कि आपने स्टॉक ले लिया, डिविडेंड दे रहा है लेकिन बहुत करेक्शन हो रहा है स्टॉक में, तो ये भी देखिए कि हो सकता है कंपनी कि अगर ये स्टेबिलिटी 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू रहती है तभी अपनी पोजीशन को स्विच करिए। नहीं तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलती है, लेकिन एवरेज ऑन देखा गया है कि कई ऐसे पीरियड होते हैं, जैसे कोरोना काल था तो उस टाइम पे कंपनियों ने डिविडेंड नहीं दिए या कम दिए। तो इस टाइप की सिचुएशन अगर है या ऐसा कोई फंडामेंटल वहां पर चेंजेस आ रहे हैं तभी आप अपनी पोजीशन को चेंज करिए, नहीं तो बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के आप अपनी पोजीशंस को चेंज मत करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ समय लगता है और उस समय में आप निकल जाते हैं, फिर वो स्टॉक चल जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए थोड़ा समय देना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। तो समय देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने शेयर चुनने में समय लगाइए, शेयर चुन लिया है आपने तो उसको फिर समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न भी उतनी तेजी के साथ मिले और डिविडेंड भी मिलते रहें, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ, कोई फंडामेंटली चेंज हो रहा हो, कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कोई इशू हुआ हो, तो फिर आप चाहें तो उसको रिव्यू कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण सवाल कि डिविडेंड के अलावा मान लीजिए कि अगर हम कोई कंपनी आइडेंटिफाई कर लिए हमने और ये देख लिया कि नहीं इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, और क्या कुछ आंकड़े होने चाहिए जिन पर हमको नज़र रखनी चाहिए? जैसे अभी आपने प्रॉफिट ग्रोथ की बात की, क्या कुछ और ऐसे नंबर्स हैं जिनको चुनने से पहले, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर एक बार ले लिया तो उसको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को स्विच नहीं करना चाहिए, तो ऐसे हम चाहेंगे हमारे दर्शक अच्छी रिसर्च के साथ जाएँ। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं कि कंपनी के डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा जिस पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, किसी भी कंपनी की 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला तो आपने बिल्कुल सही कहा, प्रॉफिट ग्रोथ आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रॉफिट ग्रोथ आपका बना रहे। दूसरा होता है उस कंपनी का आरओई कितना है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप देखते हैं तो आपको पैट ग्रोथ ईपीएस आपको देखना होता है कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी के पास कैश इन हैंड या फिर ऐसी कोई लाइबिलिटी ना हो। ये दोनों चीजें एक ही में मैं रखता हूं तो ज्यादा इजी होता है। तो आप इस चीज को देखिए कि कंपनी के ऊपर लोन तो नहीं है या फिर लोन बढ़ नहीं रहा हो। अगर ये चीजें आपको पता, चार चीजें आपको पता हो गई तो आप बिलीव करिए कि आपका स्टॉक एक अच्छा स्टॉक होगा, अच्छे रिटर्न्स देगा और आपका पैसा सेफ होगा। और जिससे कि जो ग्रोथ होगी वो थोड़ा टाइम में लग सकती है लेकिन ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर इन चार फैक्टर पे कोई स्टॉक खरा नहीं उतरता तो उसको वैसे ही ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि वो फिर आपको नुकसान दे। ये 4-5 आंकड़े हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का कैसा रहा है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है, कंपनी कैश रिच है या नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, ईपीएस कंपनी क्या है। इन 4-5 आंकड़ों पे आप नज़र रखिए। डिविडेंड के अलावा अगर ये भी अगर पॉजिटिव लग रहा है तो निश्चित रूप से फिर आप लेकर के आप भूल भी सकते हैं कि डिविडेंड भी आ रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं और यहाँ पर आपको एक रेगुलर अंतराल पे जो है नियमित कमाई जो है वो होती हुई दिखाई देगी। आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है वो ये है कि अगर मान लीजिए एक पोर्टफोलियो हम बिल्ड कर रहे हैं और मान लीजिए 1 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपने दर्शकों के लिए हम, उसमें आप कितने फीसद हिस्सा, क्या पूरा पोर्टफोलियो ही डिविडेंड स्टॉक्स के होने चाहिए या आपको लगता है नहीं इसका एक हिस्सा होना चाहिए, बाकी ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो रफ्तार के साथ चलें और अच्छे रिटर्न दें? किस तरीके से पोर्टफोलियो प्लान करना चाहिए अगर मान लीजिए कि 5-7 साल के लिए कोई पोर्टफोलियो प्लान करना हो तो? इसमें विपुल जी एक फॉर्मूला इस्तेमाल करिए सिंपल सा। जितनी आपकी एज है उसको 100 से माइनस कर दीजिए। और अगर सपोज करिए कि आप 40 साल के और 100 से माइनस करते हैं 60% आता है, 60 नंबर बचता है, तो आप 60% इक्विटी में रखिए और 40% आप डिविडेंड स्टॉक में डाल के रखिए। अगर एवरेज ऑन बात की जाए तो 15 से 20% मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको डिविडेंड स्टॉक में डाल के चलना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी आप इक्विटी के वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाएंगे या फिर आपको वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो थोड़ी खराब हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे आप अपने रेशियो को डिविडेंड स्टॉक की तरफ मूव कराते जाइए तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहेगी और आपका पोर्टफोलियो भी सेफ और सुरक्षित होगा और चमकता हुआ पोर्टफोलियो बनेगा। तो 2 फॉर्मूले आपको दिए गए हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि आपकी जो उम्र है उसको आप 100 से घटा दीजिए, जो बचता है उतना हिस्सा जो है आपका इक्विटी में होना चाहिए। उतना हिस्सा आपको सेफ रखने हैं। 60% आप इक्विटी में पूरा लगा दीजिए, बाकी आप 40% डिविडेंड देने वाली कंपनी में लगाइए या फिर कम से कम 20% होना चाहिए ताकि आपका निवेश भी सुरक्षित रहे इक्विटी में, ताकि आपका ज़्यादा रिस्क भी ना हो। ये मानना है यहाँ पर जो है रवि जी का। रवि जी, तमाम बातें हो गई, तमाम पोर्टफोलियो पे हमने बातचीत कर ली, लेकिन यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण सवाल है जिसका तमाम हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपके पसंदीदा ऐसे अगर 3-4 शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये आपको अगर ज़्यादा मेहनत नहीं वो कर पा रहे हैं, रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी रिसर्च का फ़ायदा वो उठा पाएँ। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी आपने हमसे ज्यादा अच्छी रिसर्च करी और जो डिविडेंड स्टॉक दिखाए उनमें मैं थोड़ा सा बस अपडेट डाल देता हूँ। जी जी, सबसे टॉप पे आप अगर नोट कर रहे हो तो आप नोट करके रख लीजिए कि आपने पीएफसी, पीपीसीएल, एनएमडीसी, आरईसी और साथ ही कोल इंडिया और आईओसी और गेल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, शायद मैं ज्यादा जल्दी बोल गया। आपको करना है पीएफसी, कोल इंडिया, पीबीसीएल, एनएमडीसी, आरईसी, आईओसी और गेल। ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपकी बास्केट में थे लेकिन मैंने थोड़े से उसमें से कुछ एक आध दो कम किए, एक आध दो बढ़ाए हैं। तो आपको ये ज्यादा अच्छे डिविडेंड यील्ड देते हैं। और अगर इनकी डिविडेंड यील्ड जाके देखेंगे तो आपको 10%, 8% से ऊपर और 14% से नीचे, यानी 14% और 8% के बीच में डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगता है कि इस समय के हिसाब से काफी अच्छा है। और ये दिग्गज कंपनीज हैं। आपको ज्यादातर म्यूचुअल फंड और बड़े बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं उनके पास, उनके पोर्टफोलियो में ये शेयर जरूर होता है। तो ये 7 कंपनियां जो रिकमेंड की गई हैं इनको आप नोट करके रख लीजिए। आपसे मिस हो गया है कोई बात नहीं, पॉज करके पीछे जाइए, फिर से जो है सुन लीजिए। इन 7 कंपनियों को रखिए, सुरक्षित निवेश के लिए हैं ये आपको नियमित अंतराल पे आपको शेयर बेचने की बार बार आवश्यकता नहीं है। नियमित अंतराल पे आपको डिविडेंड आते रहेंगे, रिटर्न भी इन कंपनियों में ठीक मिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक एफडी से काफ़ी बेहतर विकल्प है। रिटर्न तो आपको मिल ही रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप शेयर नहीं बेच रहे हैं तो भी आपकी नियमित रूप से यहाँ पर कमाई होती हुई दिखाई देगी।
तो उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी जानकारी भरा रहा होगा और अब दूसरे सेगमेंट की तरफ चलने का रुख हो गया है। और ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से होता है कि हमारे दर्शक बड़ी संख्या में हमसे जुड़ते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं शेयरों से जुड़े हुए, और उसके उत्तर हम अपने एक्सपर्ट्स हमारे फॉर्मूला गुरु से लेते हैं। तो उससे पहले शुरू करें सिलसिला, जरा आपको बता देते हैं कि तरीका बहुत आसान है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, आप आज की थीम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, तो FG यानी फॉर्मूला गुरु लिखें, अपने व्हाट्सएप पे जा करके अपना सवाल लिखें, नाम और शहर का नाम लिखें, सवाल थोड़ा विस्तार से लिखें ताकि हम समझ सकें कि आपका नज़रिया क्या है, लंबी अवधि का है, छोटी अवधि का है, आपके गोल्स क्या हैं, इसको आप विस्तार पूर्वक लिखें। और उसके बाद से आप हमें भेज सकते हैं 93112187 पर। आप ईमेल अगर करना चाह रहे हैं तो money9query@tv9.com पे आप हमें मेल के ज़रिए भी सवाल पूछ सकते हैं। मेल के ज़रिए प्रश्न पूछ रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दें, ताकि अगर आपका सवाल अधूरा रह गया है तो फिर हम उसको अपने एक्सपर्ट के साथ, आपसे बातचीत करके अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकें। चलिए आज के पहले दर्शक से जुड़ते हैं और हमारे साथ जौनपुर से पहले दर्शक जुड़े हैं, सुभांश जी। सुभांश जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। नमस्कार सुभांश जी, कैसे हैं आप? प्रश्न क्या है आपका? सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर हमारा प्रश्न यही है कि हमने 200 शेयर खरीदे हैं J&K बैंक के। अच्छा, 46 रुपए के भाव पे। 46 रुपए के भाव पर। जी चलिए, तो किन स्तरों पर मुनाफा बुक करके इससे निकलना सही रहेगा, उसे ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये तमाम पूरा जो सेगमेंट है अभी हम दिखा रहे थे, अब कि निफ्टी बैंक किस तरीके से चलता हुआ दिखाई दिया। इस हफ्ते भी आउट परफॉर्म किया है और मिड कैप बैंकिंग ने तो बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। चाहे उसमें यूको बैंक का नाम लें, उसमें हम कैनरा बैंक देखें, उसमें अभी J&K बैंक की बात करें, सभी बहुत अच्छे हुए चलते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें किन लेवल्स पे अपना मुनाफा बुक करना चाहिए। क्या सजेशन रहेगा आपका? क्या एक बार इन्हें प्रॉफिट अभी बुक करना चाहिए या आपको लग रहा है कि अभी तो चलना शुरू हुआ है, अभी इन्हें होल्ड करना चाहिए? देखिए, J&K बैंक थोड़ा सा, आपने बिल्कुल सही कहा। पहली बात तो सुभाष जी, बहुत बहुत मुबारक, आपको बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है और मुझे लगता है ज्यादा लालच मत करिए, थोड़ा बुक कर लीजिए। और आपके लिए सजेशन होगा कि आप जम्मू कश्मीर से शिफ्ट होकर बड़ौदा की तरफ चले जाइए, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा आप यहाँ पर स्टॉक को अगर परचेज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको दे पाएगा और अच्छा, यहाँ से मोमेंटम उसका काफी अच्छा है। तो इससे मुनाफा वसूली जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और 55 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो वापस से गिरावट के जोन में जा सकता है। तो मुझे लगता है सुभाष जी, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बुक करके अगर नया स्टॉक लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ चले जाए। तो आपके लिए फिलहाल सलाह यही है कि अब शुक्रवार के बाजार में हमने देखा था कि यहाँ पर एक तेज गिरावट भी देखने को मिली थी तेजी के बाद, तो अभी इन स्तरों पे आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 10-11 रुपये मिल रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 10 रुपये के आसपास का मुनाफा मिल रहा है। अगर आपको स्विच ही करना, ये देखिए चार्ट देखिए आप, एक महीने के अंदर यहाँ पर 34-35% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रवार को हमने देखा था कि थोड़ी सी यहाँ पर 4-7-8% के आसपास शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया था और गुरुवार को एक तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। तो ये आपके लिए सलाह है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप शिफ्ट हो सकते हैं। हम अगले दर्शक के पास चलते हैं। अमन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उदयपुर राजस्थान से हैं। अमन जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार अमन जी, कितने अमन से हैं आप? अरे अमन चैन है, बस आपकी दुआ है। बस बताइए, प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सवाल ये है विपुल जी कि 50 RCF लिए थे 120 के भाव पर। अच्छा, क्या बजट तक बने रह सकते हैं इनमें? तो ये आपने खरीदा भी बजट के नजरिए के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा है आमतौर पर बजट के आसपास फर्टिलाइजर कंपनियां, रेलवे कंपनियां, इनमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये सोच के लिया था क्या? जी बिल्कुल यही सोच के लिया था। ठीक। अभी तो आप जो है प्रॉफिट पे हैं, पूछते हैं क्या सलाह देंगे यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट रवि जी। RCF को फर्टिलाइजर सेगमेंट को लेके बहुत खबरें रहीं, जिसकी वजह से काफ़ी वोलेटिलिटी बीच में रही। अब चूंकि बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें आपकी तरफ से सलाह रहेगी? आप ये देखिए जरा, एक महीने में करीब यहाँ पर किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है। करीब 29-30% का रिटर्न यहाँ पर एक महीने में देखने को मिला है। 120 की इनकी खरीद है, 13-14 रुपये के मुनाफे पे है। क्या सलाह रहेगी, बजट तक होल्ड करें? बिल्कुल, जब बजट तक खरीदा है तो बजट तक रखिए। 150 रुपए का लक्ष्य जल्द अचीव होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक अच्छा है और आगे खास तौर से फर्टिलाइजर कंपनीज की ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलेगी।
मोदी जी काफी हद तक सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस सपोर्ट का फायदा उठाइए और बजट तक अभी बने रहिए। और मुझे लगता है 150 एक ऐसा प्राइस है जिसमें कि आप अपनी पोजीशन को रिव्यू जरूर करिएगा या वापस से विपुल जी को तंग करिएगा, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पर जो है वो मोमेंटम दूसरा स्टार्ट होगा। तो अगर आता है वो लेवल तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। तो अभी 150 तक के लिए तो अभी यानी कि आपको 10-12 रुपए मिल रहे हैं, अभी तो 16-17 रुपए और आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। बने रहने की सलाह आपके लिए है, इंतजार कीजिए, बजट का नज़रिया आपका है, बजट तक बने रहिए। 150 के स्तर आ जाए तो आप चाहें तो एक बार फिर से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं बजट के आसपास। अगला प्रश्न हमें जो है वो ट्विटर के माध्यम से भेजा गया है, विजित सिंह ने भेजा है लखनऊ से, और इनके पास कोचिन शिपयार्ड के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और ये इन्होंने 670 रुपये के भाव पर लिए हैं। 50 शेयर इनके पास हैं। ये 3-4 महीने का ही नज़रिया हालांकि इनका है, बहुत लंबी अवधि का नज़रिया नहीं है। जानना चाहते हैं कि अभी क्या करें। हमने देखा कि ये पिछले अगर 5-6 महीने के चार्ट्स पर देखें तो अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली है कोचिन शिपयार्ड में। हालांकि पिछले 1-2 हफ्ते में थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में देखें तो 7-8%, पिछले महीने भी 7-8% का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन जो उससे पहले हमने देखा था काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। अभी कैसे देख रहे हैं सर? 628 पे है, इनको करीब 45-50 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात, स्टॉक अच्छा है विपुल जी, और बहुत अच्छा ये स्टॉक चल भी रहा था। और इनफैक्ट शिपिंग यार्ड के अगर पूरे स्टॉक्स को देखा जाए तो ज्यादातर अच्छे स्टॉक से परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आपने एंट्री गलत जगह कर ली है। आपने एंट्री थोड़े हायर रेट पे कर ली है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप 600 का एक पहली बात तो स्टॉप लॉस डाल दीजिए। बिना वजह अभी मैं पोजीशन आपकी नहीं कटवा रहा, लेकिन अगर 600 के नीचे चला जाता है तो आप यहाँ पे तब फिर आपको पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर खराब हो जाएगा। और वापस अगर टारगेट की बात करें तो एक बार 680 और 690 के टारगेट आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबे समय 3 से 6 महीने में मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है दो, या तो आप 600 के नीचे एग्जिट कर लीजिए, और या फिर रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा पैसा है तो 2-4-10 शेयर और यहाँ पर खरीद लीजिए, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाए और वापस आपके बाइंग प्राइस पे आता है तो आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो आपके लिए अभी ये है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। थोड़ी आपकी एंट्री जो है थोड़ी सी महंगी हो गई है, लेकिन आपके लिए फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है। 100-600 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करने की सलाह है, और आगे अगर ये शेयर चलता है तो फिर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, 600 के नीचे गया फिर गिरावट बढ़ सकती है। शिमला चलते हैं, हालांकि मौसम सर्दी का है, लेकिन हमारे साथ मनोज जी जुड़ चुके हैं शिमला से अपना प्रश्न पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। और मनोज जी, किस तरह का सेलिब्रेशन हिमाचल में देखने को मिल रहा है? चुनाव का दौर जो है वो समाप्त हुआ, कल हमने देखा गुजरात और हिमाचल 2 जगहों के नतीजा है। कैसा रहा शिमला का माहौल? जी, माहौल तो अब चुनावी सरगर्मी तो कुछ शांत हुई है। अब सरकार को लेकर, नए गठन को लेकर गर्मी बढ़ी है, तो चलिए तो है जी, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करते हैं जल्दी वहाँ पर जो है जो निर्णय होता है कांग्रेस की तरफ से, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इस पर स्पष्टता आएगी। सवाल क्या है सर आपका? मैंने जेट एयरवेज के 100 शेयर खरीद रखे हैं 96 के प्राइस पे, तो लॉस बुक करना चाहिए या मैं होल्ड करूं इसको? पूछते हैं, लेकिन एविएशन सेक्टर पे अच्छी खबरें तो एक भी नहीं आ रही हैं, खासतौर से जेट एयरवेज को लेकर के जो है लगातार एक दबाव बना हुआ है। अब पूछते हैं क्या सजेस्ट करते हैं यहाँ पर। 12% का रिटर्न निगेटिव पिछले महीने के, 1 महीने के चार्ट पे हम देख रहे हैं, और लगातार पिटाई है, कोई पॉजिटिव खबर है नहीं। आप क्या सजेस्ट करेंगे? यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी अभी आपको लग रही है रवि जी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने सही बताया। देखिए, जिसकी फ्लाइट ही नहीं चल रही है, जिसमें तमाम समस्याएं हैं, वो सेक्टर काफी जो है वो, मैं तो यही समझता हूँ कि आपको अगर कहीं जाना है तो टिकट जरूर यूज करिए, चाहे वो आप दूसरी कंपनीज की यूज करिए, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने की राय बिल्कुल नहीं देता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल निकलना चाहिए। और आज का टॉपिक हमारा जो है वो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक। आपको इसी जगह पे, वैसे तो मेरे 2 स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए थे कि आप यहां से अपनी पोजीशन को स्विच करके बैंक ऑफ बड़ौदा, डीसीबी बैंक या एसबीआई की तरफ जाएं, लेकिन इस प्रोग्राम के थीम लाइन पे चलते हैं तो मुझे लगता है 90 रुपए का स्टॉक चल रहा है गेल, और ये डिविडेंड यील्ड देता है 11% का। तो आपको मैं यहाँ पे कहूंगा कि आपकी चॉइस है, अगर आपको डिविडेंड यील्ड स्टॉक में जाना है तो गेल परचेस कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो डीसीबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई भी यहाँ पर ज्यादा अच्छा। चलिए, तो ये 3 बैंकों के नाम आपको दिए गए हैं, डीसीबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं लगाना चाह रहे हैं तो
क्योंकि आज की जो थीम है उस पे आधारित जो है जो आपको शेयर रिकमेंड किया जा रहा है रवि जी की तरफ से गेल। यहाँ पे आपको जो है जो नुकसान अभी हो रहा है उसकी भरपाई भविष्य में हो जाएगी, अभी निकल जाइए यहाँ से। कोई भी पॉजिटिव स्टोरी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आप बीच बीच में हो सकता है ऐसे ही कोई बाउंस बैक मिल जाए, तो जहाँ भी कुछ मिले तो आप निकल जाइए। श्रेष्ठा तिवारी जी जुड़ी हैं अगली दर्शक हमारे साथ, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। श्रेष्ठा जी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते श्रेष्ठा जी, कैसी हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? जी बिल्कुल बढ़िया। मैं ये पूछना चाहती थी कि इन्फोसिस में शेयर बायबैक की खबर के बाद मैं 6 महीने के लिए निवेश करना चाहती हूँ, तो मौजूदा लेवल के किस तरह से मतलब रिटर्न मिल सकते हैं समय पे? किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करें अगले 6 महीने को लेकर के? चलिए पूछते हैं। यहाँ पर आईटी में एक मोमेंटम बनता हुआ बीच में लगा था, लेकिन फिर हमने देखा एक सुस्ती आती हुई दिखाई दी। हालांकि ये देखिए पिछले महीने का 1 महीने में अगर हम देखें तो 4% के आसपास का लंबी सुस्ती के बाद ये लगा कि अब यहाँ पे रिकवरी आ रही है, लेकिन फिर हमने देखा एक डेढ़ हफ्ते से यहाँ पे आईटी शेयरों में एक कंसोलिडेशन, एक गिरावट देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए? क्या करंट लेवल पे 6 महीने के लिए, जो कि बायबैक की खबर है, तो क्या इस खबर पे आपको लगता है कि इन्फोसिस खरीदा जा सकता है? 5-6 महीने का नजरिया है। देखिए विपुल जी, इन्फोसिस एक मुझे हमेशा अट्रैक्शन दिखाई देता है, और अगर प्राइसेस करेक्ट हो जाए, खास तौर से जो लार्ज कैप की प्राइसेस है उससे अगर मिड कैप में मिल रहा हो तो अच्छा ही लगेगा इस समय। वैसे भी अगर इंडेक्स को यहाँ से रैली करना है तो आप बिलीव करिए कि आईटी सेक्टर का चलना और बैंकिंग सेक्टर का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो मुझे लगता है इन्फोसिस के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। तो बिल्कुल स्टॉक ऐसा है कि आप अगर परचेज कर लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं देगा, भले आपको प्रॉफिट थोड़ा कम दे। मुझे लगता है बिल्कुल परचेज करिए। और श्रेष्ठा जी, ये आपकी अच्छी चॉइस है और इसको परचेज करके रखिए। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको 3 से 6 महीने में 10% से ऊपर के रिटर्न मिल सकते हैं। तो 3 से 6 महीने में 10% से ज़्यादा के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। प्रश्नों की संख्या अभी काफ़ी ज़्यादा है रवि जी, लेकिन समय जो है ये इशारा कर रहा है कि इस कार्यक्रम को अब समाप्त किया जाए, और आपके साथ समय बीतता कैसे है कार्यक्रम के दौरान पता नहीं चलता। तो अब उम्मीद करते हैं जो बाकी प्रश्न रह गए हैं वो अगले हफ्ते हम अपने दर्शकों के शामिल करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते कुछ अपनी तरफ से आप कोई कुछ स्टॉक्स आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को? तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो आज हमने जो डिस्कशन रखा है ये आपके पोर्टफोलियो में बड़ी चमक दे सकता है। 7 स्टॉक की चर्चा हुई है, और खास तौर से विपुल जी की जो मेहनत है उसको लाइए रंग, और इस प्रोग्राम को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। स्टॉक्स उसमें है, ढूंढिए, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत है, वापस जाके देखिए। और फिलहाल विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर यहाँ जाने के लिए और इतनी ज्ञान की बातें बताने के लिए। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रवि जी ने बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, और आखिर में आप लोगों को कहा ये है कि आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप जो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, और जो स्टॉक्स बताए गए हैं, जो रिकमेंड किए गए हैं डिविडेंड वाले, ये सुरक्षित रिटर्न आपको आने वाले 5 साल 10 साल में देंगे। तो आप निश्चिंत पूर्वक जो है यहाँ पर निश्चिंतापूर्वक आप जो है यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो सावधानियाँ बताई गई हैं आज के कार्यक्रम में उस पर भी अमल ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी जेब से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल फॉर्मूला गुरु में इतना ही, आप बने रहिए मनी 9 के साथ। आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।